Hello friends, my name is Sanket Kumar Sinha. In this video, I am going to cover the amendment which is relevant for May 24 attempt CA Intermediate. So बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अमेंडमेंट आ गए तो अब कैसे कवर होगा. So do not get panic. I am here to guide you how to deal with the amendments. So sometimes amendments are very beneficial. So we should always cover it because amendments सब जो आते हैं तो उससे एक प्लस पॉइंट ये होता है कि कभी कभी क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो डायरेक्टली 15 to 20 मार्क्स के वहाँ से ही आ जाते हैं. सो मैं स्टडी आईसीआई का जो अमेंडमेंट अपडेट है, स्टैट्यूटरी अपडेट बोल रहे अभी, तो वो जो स्टैट्यूटरी अपडेट है या फिर अमेंडमेंट बोल दो, मैं वहाँ से ही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या क्या स्टैट्यूटरी अपडेट्स आए हैं. ठीक है, तो इसका मैंने अपने खुद से स्टडी करके मॉड्यूल का जो भी है आईसीआई वेबसाइट से जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स है उसमें हाईलाइट किया है कि क्या क्या कैसे करने का है. ठीक है, तो इसमें कहाँ कहाँ से अमेंडमेंट्स आए हैं. ठीक है, पहला सैलरी में एक अमेंडमेंट है, पीजीपी में एक अमेंडमेंट है, अदर सोर्सेज में अमेंडमेंट है, एक एडवांस टैक्स में या फिर डिडक्शन वाले चैप्टर में अमेंडमेंट है, और प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम और सेल्फ असेसमेंट में एक अमेंडमेंट है. ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम सैलरी का अमेंडमेंट को कवर करते हैं. तो सैलरी का अमेंडमेंट कहाँ पे आया है? इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट रेंट फ्री अकोमोडेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आर एफ ए, रेंट फ्री अकोमोडेशन. ठीक है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन तो अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो उसको मैं रिकॉल कराता हूँ, फिर यहाँ से लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे कि हम स्टैट्यूटरी अपडेट में क्या आया है. तो रेंट फ्री अकोमोडेशन हम लोग बहुत सारे कंडीशंस पढ़ते थे. कभी कभी क्या कंडीशन था, पहला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गवर्नमेंट दे रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या पढ़ करते हैं, उस जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट हमको रहने के लिए दिया है इन फॉर्म रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो उसका जो लाइसेंस फी जो गवर्नमेंट डिटरमाइन किया वो माइनस कर वो लेते हैं हम लोग, और जो अमाउंट रिकवर करता है एम्प्लॉय से वो उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको हम इनकम रेंट फ्री अकोमोडेशन में कवर करते हैं. ठीक है, ऐसे ही फिर कोई एक कंडीशन था कि प्राइवेट कंपनी के केस में आता था कि आप कहाँ पे रह रहे हो, उस पर डिपेंड कर, पॉपुलेशन का 3 कंडीशन दिया था, वहाँ पे 7.5, 10 और 15% का कंडीशन था. ठीक है, तो ये सब बेसिक्स थे थोड़े जो मैंने बताए. अब पढ़ते हैं आगे कि सेक्शन यहाँ क्या लिखा हुआ है. सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 कंटेन्स इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ परक्यूजिट्स. ओके, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या है मेरे? एक परक्यूजिट्स है. ठीक है, सब क्लॉज 1 and 2 provides that value of rent free accommodation or value of accommodation provided to employee at a concessional rate by his employer computed in prescribed manner would be taxable in hands of employee under the head salary. ठीक है, ये नॉर्मल डेफिनेशन जो अभी वहाँ पे था उसमें कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज डेफिनेशन है. ठीक है, एकोमोडेशन वुड बी डीम्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड कंसेशनल रेट इफ द वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन कंप्यूटेड इन प्रिस्क्राइब मैनर एक्सीड द रेंट रिकवरेबल फ्रॉम और पेबल बाय द असेसी. ठीक है, तो रेंट फ्री एकोमोडेशन को टैक्सेबल कब हम बोलेंगे? तब बोलेंगे जब मेरा इस जो कंडीशंस दिया है मेरा यहाँ पे उसका रेंट फ्री एकोमोडेशन का डिटरमाइन करने का, उससे जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो मेरा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट विच एम्प्लॉयर हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई उससे, या फिर विच द एम्प्लॉय इज़ रिक्वायर्ड टू पे, उससे अगर वो ज़्यादा आ रहा है मेरा, तो इन दैट केस मेरा वो रेंट फ्री एकोमोडेशन टैक्सेबल माना जाएगा. ठीक है, इसमें बात करता है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2023, मतलब 1 सितंबर 2023, सीबीडीटी हैज वाइड दिस नोटिफिकेशन सब्स्टिट्यूटेड रूल 3(1)(a) टू स्पेसिफाई द मैनर फॉर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे वाइड द करंट नोटिफिकेशन जो हम लोग रीड कर रहे हैं, रूल 3 सबसेक्शन 3(1) टू स्पेसिफाई द मैनर of determining the value of rent provided employee during the year. उसके लिए यहाँ पे क्या किया है, ये नोटिफिकेशन मेरा सब्स्टिट्यूट किया है रूल 3(1) का, जो हम लोग पहले पढ़ते आए हैं अभी तक उसका. ठीक है, उसको यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट हटाया है. तो उसमें क्या है, पहला सर्कमस्टांसेस दिया है इस केस में. ठीक है, वेयर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू द एम्प्लॉय इधर होल्डिंग ऑफिस और पोस्ट इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ यूनियन ऑफ सच स्टेट. तो अगर इन शॉर्ट हम बोले कि अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, अगर गवर्नमेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है तो उस केस में मेरा कैसे कैलकुलेशन होगा हम उसका बताते हैं. इन केस ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, कभी कभी क्या हो सकता है कि वो फर्निश्ड अकोमोडेशन दे, मतलब वेल अच्छे से बना हुआ सब कुछ है वहाँ पे वैसा दे, और सम क्या होता है कि अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दे, मतलब अपना सब कुछ ला करके रखना, आपको सिर्फ घर दे दिया है. ठीक है, तो इसमें अगर बात करते हैं इन केस ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, कौन देता है? अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अकोमोडेशन इन अकॉर्डेंस रूल फ्रेम बाय सच गवर्नमेंट एज रिड्यूस्ड बाय द रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय.
तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि लाइसेंस फी जो डिटरमाइन करता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट अकोमोडेशन, वो, और उसको हम उसमें से क्या माइनस कर देंगे, रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय, जो दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हम टैक्सेबल कर देंगे एज रेंट फ्री अकोमोडेशन इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। इन केस ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन जो होगा उस केस में क्या होगा, जो मेरा अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के केस में जो वैल्यू है वो उसको हम ऐड, उसमें शैल बी इंक्रीज्ड बाय इफ फर्नीचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। इसमें देखा जाएगा कि फर्नीचर जो है वो अगर एम्प्लॉयर ओन कर रहा है, खुद का है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर को हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। और इन केस ऑफ सच फर्नीचर इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर बट इट इज ओन्ड बाय सम थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी के केस में अगर ओन होता है, द एक्चुअल हायर चार्जेस पेबल फॉर द सेम एज रिड्यूस बाय एनी चार्जेस पेड और पेबल फॉर द सेम बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अगर एम्प्लॉयर का खुद का ही वो फर्नीचर है, खुद फर्नीचर एम्प्लॉय ओन करता है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो मेरा अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के केस में रेंट फ्री अकोमोडेशन आया वो उसको उसमें ऐड कर देंगे 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ठीक है। अगर वो खुद ओन करता है, कौन, एम्प्लॉयर। तब अगर एम्प्लॉयर खुद ओन नहीं करता है, किसी थर्ड पार्टी का है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो एक्चुअल हायर चार्जेस जो एम्प्लॉयर जो है उस थर्ड पार्टी को पे कर रहा है, वो उसमें से माइनस कर देंगे एनी चार्ज पेड और पेबल फॉर द सेम बाई, अगर एम्प्लॉय भी अगर कुछ पैसा दे देता है कि ठीक है, अगर एम्प्लॉयर उस चीज़ को हायर किया किसी थर्ड पार्टी से, तो कुछ पैसा हम भी दे देते हैं, तो वो जो पैसा देता है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है। तो पहला केस आई गेस आप लोग क्लियर हो गया। तो पहला केस को ऐसे कवर करना है कि वेयर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, तो उस केस में हम देखेंगे कि अनफर्निश कर रहा है, फर्निश कर रहा है। अनफर्निश कर रहा है तो लाइसेंस फी लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे कोई पैसा अगर एम्प्लॉय दे रहा है तो। ठीक है। अगर अनफर्निश दे रहा है, अगर फर्निश दे रहा है, तो उसके इसमें अनफर्निश का जो वैल्यू है वो प्लस कर देंगे। अगर उसमें प्लस करेंगे क्या, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर। किस केस में, अगर वो फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है तो। अगर वो फर्नीचर एम्प्लॉयर का नहीं, किसी थर्ड पार्टी का है, तो उस केस में हम लोग क्या ऐड करेंगे, जो थर्ड पार्टी को पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है वो उसमें से माइनस करेंगे अगर कोई पैसा एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर को दे रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट फर्नीचर। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद वेयर द एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट वाला क्लियर हो गया। अब कोई और आता है केस में, एनी अदर एम्प्लॉयर। ठीक है। वेयर द एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, पहला क्वेश्चन, क्या वो एकोमोडेशन जो प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर अदर देन कौन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। तो अगर वो प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को, और वो खुद ओन करता है, कौन, एम्प्लॉयर, तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि इन केस ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, अगर मेरा जो अकोमोडेशन वो अनफर्निश्ड है, तो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे, 10%, 7.5% एंड 5%। ठीक है। इससे पहले 10%, 7.5% एंड 5%। 10% ऑफ सैलरी इन सिटीज हैविंग पॉपुलेशन ग्रेटर देन 40 लाख। 10% ऑफ सैलरी लेंगे कहाँ पे, किस सिटी में, जहाँ पे मेरा पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है। ठीक है। और अगर मेरा सिटी जहाँ पे मेरा पॉपुलेशन 15 लाख से ज़्यादा बट 40 लाख तक का है, तो 7.5%। 5% लेंगे एनी अदर केस में। तो कितना परसेंटेज हो गया, 10%, 7.5% एंड 5%। 10% कहाँ लेंगे, अगर मेरा पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है तब। अगर 7.5 कहाँ लेंगे, आपका पॉपुलेशन अगर 15 लाख से ज़्यादा है लेकिन मेरा 40 लाख तक है, तो उस केस में हम 7.5% लेंगे एज पर सेंसस ऑफ 2011, और एनी अदर केस में 5% लेंगे। ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देंगे द रेंट इफ एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय, अगर कुछ रेंट अगर एम्प्लॉय पे कर रहा है तो। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर अब बात करते हैं फर्निश्ड अकोमोडेशन। फर्निश्ड अकोमोडेशन में जैसे ऊपर बताए थे, अनफर्निश्ड वाला का पोर्शन ले लेना है, और उसमें नॉर्मल जो ऊपर में जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का एडिशन हम बताए थे आपका गवर्नमेंट वाले केस में, कि अगर वो फर्नीचर ओन करता है एम्प्लॉयर, तो 10% पर एन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर को हम पकड़ लेंगे, वहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर वो फर्नीचर खुद ओन नहीं करता है, हायर पे लेता है, तो जो एक्चुअल हायर चार्जेस विच इज़ पेएबल फॉर द सेम, उसमें उसको ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे अगर कोई पैसा एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर को दे रहा है respect of that furniture which the employer has provided to employee in the accommodation। ठीक है। ये केस क्लियर हो गया। अब थर्ड केस इसमें क्या बात करते हैं, वेयर द एकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज और रेंट बाय द एम्प्लॉयर। अब पहला केस क्या था मेरा, कि वो जो मेरा एकोमोडेशन है जो एम्प्लॉयर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, और वो जो मेरा दे रहा है और वो जो अकोमोडेशन दे रहा है वो खुद ओन नहीं करता है। कौन ओन नहीं करता है, वो मेरा एम्प्लॉयर ओन नहीं करता है। ठीक है। तो इस केस में क्या देंगे, एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंटल पेड और पेएबल बाय एम्प्लॉयर। अगर कोई लीज रेंट ये सब पे कर रहा है एम्प्लॉयर उस एकोमोडेशन को रेंट पे लेने के लिए, जिसको वो फर्दर रेंट फ्री एकोमोडेशन के फॉर्म में दे रहा है अपने एम्प्लॉय को, तो वो लेंगे। और 10% ऑफ सैलरी विच
एवर इज लोअर, उसको हम ले लेंगे यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे मानेंगे रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यू, ठीक है, और उसको माइनस कर देंगे अगर कोई रेंट वो पे कर रहा है तो, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेरा एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिलीज रेंट पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एकोमोडेशन, ठीक है, और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, उसको हम लेंगे, ठीक है। ये था मेरा किस केस में, इन केस ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, इन केस ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। वही मेरा अगर फर्निश्ड आएगा तो उसमें सेम केस, फर्नीचर का हम 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर ऐड कर देंगे अगर वो फर्नीचर मेरा एम्प्लॉयर ओन कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर ओन नहीं कर रहा है तो एक्चुअल हायर चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट फर्नीचर विच द एम्प्लॉयर पेड, एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू पे, उसको ऐड कर देंगे, और अगर उसमें से माइनस कर देंगे अगर कोई पैसा एम्प्लॉयर को दिया है तो, ठीक है। ये मेरा क्लियर हो गया यहाँ तक। अब एक इसमें फोर्थ केस आता है, वेयर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन होटल बाय द एम्प्लॉयर बीइंग सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर। अगर एकोमोडेशन देता है एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को होटल में, ठीक है, कोई सा भी एम्प्लॉयर हो, गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट हो, तो उस केस में फर्निश्ड अकोमोडेशन अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का बात ही खत्म हो गया। अब बात करते हैं अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, ठीक है, उसी केस में फॉल होगा। तो उस केस में हम लोग देखेंगे 24% ऑफ सैलरी पेड और पेबल फॉर द प्रीवियस ईयर और एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल टू सच होटल whichever is lower for the period during which such accommodation is provided, as reduced by rent if any actually paid or payable by employee. However, where the employees provided such accommodation for the period not exceeding the aggregate of 15 days on the transfer from one place to another, there would be no perquisite. ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे क्वेश्चन आने का चांसेस, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, ठीक है। इसमें क्या बात करते हैं, पहला केस पढ़े थे कि गवर्नमेंट जब है अपने एम्प्लॉयर को रेंट फ्री अकोमोडेशन देता है तो पहला केस। दूसरा केस मेरा आ गया कि जहाँ पे अकोमोडेशन जो है किसी कोई अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को तो, ठीक है, ये दो केस हुआ। थर्ड केस, ये दो केस पढ़ लिए, उसी में एक थर्ड केस अभी जस्ट बता रहे हैं कि जो सेकंड केस था उसका ही दो क्राइटेरिया था, ठीक है। वो जो एकोमोडेशन जो है अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर वो खुद ओन करता है, और दूसरा केस था कि वो खुद ओन नहीं करता है, ठीक है। अब तीसरा केस जो मेरा आ रहा है यहाँ पे, वो क्या है कि अगर एकोमोडेशन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है होटल में तो उसको हम किस कैटेगरी में लाते हैं, फर्निश्ड अकोमोडेशन में डालते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, वहाँ पे हम लोग क्या अपना परक्विजिट का वैल्यू लेते हैं, 24% ऑफ द सैलरी पेड और पेबल फॉर द प्रीवियस ईयर, ठीक है, और द एक्चुअल चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर टू सच होटल विच एवर इज लोअर। इसमें 24% ऑफ द सैलरी पेड और पेबल फॉर द प्रीवियस ईयर और एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल टू सच होटल विच एवर इज लोअर फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच सच एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, ठीक है, एज रिड्यूस्ड बाय द रेंट इफ एक्चुअली पेड और पेबल बाय एम्प्लॉय, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन दिया है कि अगर 15 दिन तक का अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है एज अ रीलोकेशन के लिए, कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर आप इस सिटी में रहते हो, आपको दूसरी सिटी में जॉब के लिए जाना है, तो 15 दिन में आपको सेटलमेंट के लिए ये कंपनीज देती हैं एकोमोडेशन प्रोवाइड कराती है होटल में, तो उसको हम परक्विजिट नहीं बोलेंगे अगर 15 दिन तक का दे रहा है तो, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, इसमें नोट उसके लिए दिया है, इफ एन एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विद अकोमोडेशन अकाउंट ऑफ हिज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट अ न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग व्हाइल रिटेनिंग द अकोमोडेशन एट द अदर प्लेस, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि एकोमोडेशन प्रोवाइडेड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, मतलब एक प्लेस आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है लेकिन आप उसको ओन कर रहे हो, साथ ही साथ आपको एक और प्रोवाइड कर दिया कहीं पे, वहाँ से आपको किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, वैसा केस आता है। इफ एन एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विद अकोमोडेशन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट अ न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग व्हाइल रिटेनिंग द अकोमोडेशन एट अदर प्लेस, द वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू ओनली वन सच अकोमोडेशन which has lower perquisite value as calculated ever for a period not exceeding 90 days, and thereafter the value of perquisite shall be charged for both the such accommodation। मतलब सिंपल है यहाँ पे कि जैसे हम जॉब कर रहे हैं, हमको कहीं पे मान लेते हैं कि मेरा जॉब हम पुणे में है, ठीक है, तो पुणे में मेरे को रिलोकेट किए, ठीक है, तो पुणे में मेरे को रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया, अकोमोडेशन रहने का सब कुछ दिया, ठीक है। अब पुणे से लेकर के मेरा समझो कोलकाता ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तो अगर मेरा कोलकाता ट्रांसफ़र हो रहा है और मेरे कंपनी मेरे को कोलकाता में भी रहने को एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो अप टू 90 डेज तक अगर हम ये भी रखें, कोलकाता वाला अकोमोडेशन भी रखे हैं और अपना पुणे वाला अकोमोडेशन भी रखे हैं, तो मेरा दो एकोमोडेशन हो गया। तो दोनों को हम रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं बोल सकते क्योंकि हम एक ही यूज़ करेंगे, एक तो हम अपना यहाँ से ट्रांसफ़र जा रहे हैं वहाँ तक, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट एक रिलैक्सेशन दिया कि 90 डेज तक आप ये दोनों हाउस में से किसी एक का रेंट फ्री अकोमोडेशन मान सकते हैं जिसका कम वैल्यू आ रहा है उसको, अब कैलकुलेशन के हिसाब से,
ठीक है, तो उसको मान सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर अगर जाता है तब भी आप दो रखते हो घर, तो आपको दोनों घर के रिस्पेक्ट में परक्यूजिट कैलकुलेट होगा और दोनों को आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन ऐड कर दिया जाएगा आपके इनकम में। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्यूजिट टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू सीआईआई वेयर द एकोमोडेशन इज ओन्ड और टेकन ऑन लीज और रेंट बाय द एम्प्लॉयर एंड द सेम एकोमोडेशन इज कंटिन्यू टू बी प्रोवाइडेड टू द सेम एम्प्लॉयर फॉर मोर देन वन प्रीवियस ईयर द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट एज कैलकुलेटेड टू calculated into above shall not exceed the amount so calculated in the first previous year as multiplied with the amount which is a ratio of CIA for the previous year for which the value is calculated and the CIA for the previous year in which the accommodation was initially provided to the employee। ठीक है, इसमें एक नोट दिया है और कि वैल्यू ऑफ परक्यूजिट टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू सीआईआई, मतलब कंज्यूमर क्या बोलते हैं इसको, सीआईआई का आपका इंडेक्स है, तो इसमें हम आपको बताते हैं क्या इंडेक्स है। इसमें लिखा है कि वेयर द एकोमोडेशन इज ओन्ड or taken on lease or rent by the employer and the accommodation is continued to be provided to the same employee for more than one previous year। ठीक है, एक ही घर है, उसका आपका परक्यूजिट दिया, ठीक है, एक घर है आपको, उसका परक्यूजिट यहाँ पे मान लेते हैं कि एक साल में आया आपका 10 लाख रुपए। ठीक है, मतलब लेट सपोज कि जो आपको परक्यूजिट दे रहा है वो मान लो कि 1 लाख रुपए का परक्यूजिट वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और वही घर उसी एम्प्लॉय को मोर देन 1 ईयर के लिए दिया जा रहा है, मतलब 1 साल से ज़्यादा वो रह रहा है उस घर में। ठीक है, तो उस केस में मेरा वैल्यू परक्यूजिट कैसे कैलकुलेट होगा, तो वैल्यू परक्यूजिट एज कैलकुलेटेड टू, मतलब कंडीशन नंबर 2, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ही आएगा ये, above shall not exceed the amount so calculated for the first previous year as multiplied the amount which is a ratio of the CI of the previous year for which is calculated and the CI of the previous year with accommodation was initially provided। तो ये जो मेरा CIA होता है इसको बोलते हैं ओके। अभी इसमें जो एक नोट 2 अभी जस्ट जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें क्या बात हो रहा है मेरा कि वैल्यू ऑफ परक्यूजिट जो मेरा होगा वो रेस्ट्रिक्टेड होगा अप टू CII तक। CII मतलब आपका हो गया कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें एवरी ईयर का अपना अपना CIA होता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो उसके हिसाब से मेरा कैलकुलेट होगा। मतलब समझो कि अगर आपको, जैसे मेरे केस में हमको मान लो पूना का घर दिया रहने के लिए एकोमोडेशन के फॉर्म में 1 साल। ठीक है, वही घर में हम 3 साल से रह रहे हैं, तो मेरा जो पहला ईयर में जो परक्यूजिट वैल्यू आएगा वो अपना जो निकलेगा कैलकुलेशन के आपसे वो, और दूसरे साल का जो आएगा, अगर ये दोनों जो हो जो एवरी ईयर का जो मेरा इंडेक्स आएगा ना, मतलब अगर 1 साल से अगर ज़्यादा हम पुणे वाला घर में रह रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर जो मेरा वैल्यू परक्यूजिट आएगा वो कब कितना होगा, अप टू द मैक्सिमम जो बोलेंगे CIA तक होगा। उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, मान लो प्रीवियस ईयर में मेरा 1 लाख रुपये आ रहा था वैल्यू परक्यूजिट एज पर द कैलकुलेशन जो हम अभी ऊपर बताए, अदर देन ये जो मेरा केस है सिर्फ अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आएगा। उस केस में जो मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से आया लेट सपोज 1 लाख, और नेक्स्ट ईयर जब आए तो उस समय मेरा CIA लेट सपोज एग्जांपल मेरा प्रीवियस ईयर का CIA था 200 रुपये और करंट ईयर का समझो CIA आएगा 300, तो मैक्सिमम मेरा जो अगर मेरा बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ परक्यूजिट माना जाएगा फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन वो कितना होगा, 1 लाख रुपया इंटू 300 डिवाइडेड बाई 200, इसको ऐसे कैलकुलेट कर देंगे तो 1 लाख मतलब 3 लाख 2 मतलब 1.5 लाख रुपए तक ही हो सकता है। लेकिन फार्मूला के हिसाब से समझो कि वो रेंट फ्री अकोमोडेशन जो मेरा आ रहा है वैल्यू वो मेरा कितना आ जा रहा है आपका 3 लाख, तो मैक्सिमम मेरा कितना वैल्यू परक्यूजिट माना जाएगा, मात्र आपका माना जाएगा वैल्यू परक्यूजिट 1.5 लाख रुपये माना जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब एम्प्लॉय सर्विंग ऑन डेपुटेशन, यहाँ पे क्या लिखा, विद एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय हु इज सर्विंग ऑन डेपुटेशन विद एनीबॉडी और अंडरटेकिंग अंडर द गवर्नमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ सच गवर्नमेंट, द एम्प्लॉयर ऑफ सच एन एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू बी दैट बॉडी अंडरटेकिंग वेयर द एम्प्लॉयर इज सर्विंग ऑन डेपुटेशन एंड द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट ऑफ सच एकोमोडेशन शैल बी द अमाउंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस टू 2A ऑफ द अबव टेबल एज इफ द एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। कभी कभी क्या होता है एम्प्लॉय जो है ना डेपुटेशन पे रखते हैं, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता, डेपुटेशन में ला करके रखते हैं कि यहाँ के परमानेंट एम्प्लॉय है लेकिन कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रहने के लिए लेकर आए तो उनको हम एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इन दैट केस जो मेरा 2A मतलब 2A बोले तो आपका वेयर द एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर का जो A केस है जहाँ पे मेरा वेयर द एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन आएगा उसको हम यहाँ पे लेकर आएंगे, आपका वैल्यू परक्यूजिट माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंटर्स हैं ना ये थोड़े न्यू है आपके नोटिफिकेशन में आए हैं। पहला क्या है, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसका केस हुआ। ठीक है, दूसरा केस आ गया वैल्यू ऑफ परक्यूजिट टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू CIA। तीसरा केस एम्प्लॉय सर्विंग ऑन डेपुटेशन, एम्प्लॉय सर्विंग ऑन डेपुटेशन वेयर द एकोमोडेशन प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट टू एन एम्प्लॉय हु इज सर्विंग ऑन डेपुटेशन विद एनी बॉडी अंडरटेकिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ सच गवर्नमेंट, द एम्प्लॉयर ऑफ सच एन एम्प्लॉय
When such an employee shall be deemed to be the body shall be deemed to be that body on attacking where the employee is serving on deputation, and the value of perquisite of such accommodation shall be amount calculated in accordance with 2A table if the accommodation owned by the employer के कैलकुलेशन के हिसाब से उसको माना जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करके आपको एक्सप्लेन करूँगा अपने नेक्स्ट जब अपना प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होगा वहाँ पे इसको कैसे समझने का है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट प्रीवियस ईयर इस केस के लिए माना जाएगा प्रीवियस ईयर 23-24 और द प्रीवियस ईयर विद अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लेटर। ठीक है, तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर जो मेरा नोटिफिकेशन है ऊपर का जो दिया हुआ है उसके लिए मेरा क्या होगा फर्स्ट प्रीवियस ईयर 23-24। ठीक है, यस अभी ये सारे तीनों जो नोट्स आए हैं इस नोटिफिकेशन के हिसाब से उसके लिए मैंने खुद नोट्स में एक एग्जांपल बनाया खुद से। तो पहला मैं एग्जांपल बताता हूँ जो कंडीशन था आपका ये अकोमोडेशन प्रोवाइडेड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस एग्जांपल ऐसे लिखा है वो मेरे नोट्स में कि अंकित हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद अकोमोडेशन इन पुणे बाय ए लिमिटेड वेयर वैल्यू पर परक्विजिट वाज 1 लाख। 90 डेज का समझो वैल्यू पर परक्विजिट आ रहा था मेरा 1 लाख का। ठीक है, एंड आफ्टर 1 ईयर ही हैज़ बीन ट्रांसफर टू कोलकाता वेयर ऑल्सो अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाई ए लिमिटेड एंड वेयर द वैल्यू ऑफ परक्विजिट वॉज 2 लाख फॉर द 90 डेज। ठीक है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट फॉर 120 डेज। तो इस केस में मेरा कैलकुलेशन कैसे आएगा, तो अप टू 90 डेज के लिए मेरा वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या माना जाएगा, लोअर ऑफ दी वैल्यू ऑफ परक्विजिट फॉर 90 डेज फॉर बोथ दी लोकेशंस। ठीक है, तो दोनों लोकेशन का लोअर क्या आएगा मेरा 1 लाख, तो उसको ले लेंगे। फॉर एक्सेस ओवर दी 90 डेज मतलब 30 डेज मेरे केस में क्या आ जाएगा, तो 90 डेज़ का दिया हुआ 30 डेज़ का दोनों का निकाल देंगे कैलकुलेशन करके 30 लाख 1 लाख इंटू 30/90 प्लस 2 लाख इंटू 30/90 तो आ जाएगा मेरा यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ परक्विजिट फॉर 120 डेज मेरा क्या हो जाएगा 1 लाख प्लस जो केस 1 में आया है 90 डेज़ के लिए, केस 2 में जो मेरा 1 लाख आया तो मिला करके 2 लाख। ठीक है, नोट 2 मेरा बात करता है कि मेरा जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन वो अप टू मेरा CIA तक होगा मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स तक होगा। तो इसके लिए कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया यहाँ पे वैल्यू ऑफ परक्विजिट समझ लो आपका RFA का ईयर 1 में 2 लाख का, फिर ईयर 2 में आपका आ रहा है 4 लाख का। ठीक है, CIA दिए हैं मैंने एग्जांपल में लिया अपने एग्जांपल में प्रीवियस ईयर 23-24 का 200, प्रीवियस ईयर 24-25 का लिया 300। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट मेरा क्या माना जाएगा, लोअर ऑफ दी फॉर ईयर 1 के लिए मेरा परक्विजिट क्या माना जाएगा फॉर ईयर 23-24 के लिए 2 लाख का जो एज इट इज़ जो कैल फॉर्मूला के हिसाब से आ रहा है। फिर ईयर 2 के लिए क्या माना जाएगा, लोअर ऑफ द फॉलोइंग क्या वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज पर मेथड जो आ रहा है ये, और वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ प्रीवियस ईयर into CIA of the year 24-25 और CIA for year 23-24। तो उसके हिसाब से किया तो मेरा 3 लाख आता है और ऊपर मेरा क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर जो करंट ईयर में जो मेरा वैल्यू पर परक्विजिट आ रहा है वो फॉर्मूला के अंदर 4 लाख, तो वैल्यू पर परक्विजिट मैक्सिमम क्या होगा मेरा 3 लाख का। ठीक है, अब एक और इसमें नोट दिया था कि अगर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग है ऑन डिप्यूटेशन, अगर एम्प्लॉय को सर्व कर रहा है डिप्यूटेशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो किसी XYZ डिपार्टमेंट में काम करता है, ए वर्क्स एज अ क्लर्क इन XYZ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है MNO गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, जो कि जो दोनों एक ही गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल में आता है। ठीक है, इन दैट केस मेरा जो RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेशन होगा ए के लिए, अगर वो XYZ में ही काम करता है तो उसका कंडीशन गिवन इन 1 जो कंडीशन जो मेरा 1 में दिया हुआ है कि जहाँ पे पहले आपका ये लाइसेंस फ़ी जो डिटरमाइन करता है एज़ पर गवर्नमेंट के हिसाब से आता है वो, फिर कोई पैसा रिसीव किया तो उसको माइनस करने के बाद जो कैलकुलेशन से आता है वो हो जाएगा। अगर वो MNO में काम करता है ऑन डिप्यूटेशन तो इस केस में मेरा कंडीशन 2A को हम देखेंगे जो कि मेरा बात करता है कि एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अपने अगर एम्प्लॉय को एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और वहाँ पे वो आपका जो ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है वो एकोमोडेशन को ओन करता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो ये कुछ इनकम अंडर द हेड सैलरी में कुछ नोटिफिकेशन के थ्रू हमें दिया गया है, अमेंडमेंट है मेरे May 24 एग्ज़ाम के लिए फॉर CM इंटरमीडिएट स्टूडेंट। So I hope I have tried to explain it very well. So please go through the same and all the best for your exam. In the next video I will cover some remaining amendment part. ठीक है, okay, thank you so much.